हेलो। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. We start with one simple question first. चलो, टेक क्वेश्चन नंबर 7. एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. रीड. ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था. A firm has a sales. Question number 7. A firm has a sales of rupees 6 crores. Variable cost 3.5 crores. Fixed cost 0.65 crores. The firm has a debt and equity resources worth 7 crores and 10 crores. So debt 7, equity 10, मतलब 17 crores will be your total assets. हम उसको capital employed भी बोल सकते हैं. With the data given, show return on investment. We can interpret as return on capital employed. Okay, return on capital employed हम उसको interpret कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला होगा EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हम EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं. शो फर्म्स ROI. EBIT अमाउंट इफ सेल्स डिक्लाइन टू 4 crores. इफ द इंडस्ट्री asset turnover ratio सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. asset turnover ratio का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. So if industry asset turnover ratio is 4 times, does the firm have a high or a low asset turnover? The cost of debt, interest rate उसने दिया है 10%, ignore tax बोला है. चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? फर्म्स ROI. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो EBIT फिगर हमको चाहिए. अब EBIT मिलेगा कैसे? यू आर गिवन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो EBIT मिल सकता है. तो पहले हमको EBIT कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट विद सबसे पहले सेल्स 6 crores minus variable cost. Variable cost amount is 3.5. Okay. So 2.5 crores. This is your contribution. Minus fixed cost. Fixed cost amount is 0.65. So this will be your EBIT. ये होगा तुम्हारा EBIT 1.85. बराबर है. $1.85. So sales minus variable cost, contribution, minus fixed cost, EBIT. Okay, now the first question, return on investment. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. EBIT 1.85 divided by capital employed is debt plus equity. Debt 7, equity 10, 17 crores. How much? कितना आता है आंसर? 10.88. ओके,
10.88%. So 10.88% क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. चलो नेक्स्ट. इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ईबीआईटी अमाउंट फाइंड करो अगर सेल्स 4 crores हो जाता है. योर सेल एट प्रेजेंट इज 6 crores. If 6 crores is your sale, your EBIT is 1.85. If it is 4 crore का sales, then your variable cost has to change accordingly, proportionately. बराबर है? तो तुम्हारा नया EBIT अमाउंट क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अगर सेल्स 4 crores है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? फाइंड आउट प्रोपोर्शनेटली. 6 crores का सेल है, वेरिएबल कॉस्ट इज 3.5. सो 4 crore का सेल होगा तो हाउ मच? सो वी नीड टू कैलकुलेट. करो कितना आता है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन. ठीक है. कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच? 1.67 crores. माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितना होगा? फिक्स कॉस्ट विल बी सेम एज इट इज जितना था पहले, 0.65. तो ये आ जाएगा 1.02 crore तुम्हारा नया EBIT. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट हैज टू चेंज अकॉर्डिंगली, प्रोपोर्शनेटली. सो EBIT 1.02 crores. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. If the industry asset turnover ratio is 4 times, does the firm have a low or a high asset turnover ratio? उसके लिए मुझे फर्म का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. तो asset turnover ratio का फॉर्मूला, asset turnover ratio, it is sales upon total assets. Sales upon total assets. सेल्स कितना है तुम्हारा? 6 crores ओरिजिनल अमाउंट और टोटल एसेट 17 crores है. बराबर. सेल्स अपॉन टोटल एसेट. सेल्स तुम्हारा 6 crores है और डिवाइड बाय 17, सो 0.35. 0.35 times. This is your asset turnover ratio. और वो क्या पूछ रहा है? डज द फर्म हैव अ हाई और लो? इंडस्ट्री का 4 times है और ये कंपनी का तो बहुत कम है. सो द रेशियो इज वेरी लो. बराबर. इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर रेशियो ने 4 times दिया और हमको कितना मिला? कंपनी का कितना है? सिर्फ 0.35. तो बहुत कम है, बहुत कम है. ठीक है. चलो राइट अप लिख दो. आंसर लिखो इसके नीचे. द इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर रेशियो इज 4 times. द इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर रेशियो इज 4 times and the firm's ratio is 0.35 times. Full stop. Hence, it has a very low asset turnover ratio. It has a very low asset turnover ratio. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना. Take question number 14. 1-4. Question number 14.
क्वेश्चन नंबर 14, चलो पढ़ो। द बैलेंस शीट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2007 का बैलेंस शीट है, याद रखो, इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, पेबल्स एंड प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म लोन विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन को हम करंट लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंटरी, स्टॉक, रिसीवेबल, डेटर्स, कैश बैंक। ओके, सेल्स फॉर द ईयर वर, कौन सा ईयर, जो 2007 खत्म हुआ, 31 मार्च 2007। सेल्स फॉर द ईयर वर 600 lakhs. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008, कमिंग ईयर, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। अभी सेल्स 600 करोड़ था लास्ट ईयर, अभी आने वाले साल के लिए वो 20%, मतलब 720 lakhs हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। Profit margin and dividend payout ratio are expected to be 4%. Net profit ratio 4% of sales. Dividend payout will be 50% of the profit. Okay. You are required to, number one, quantify the amount of external funds required. Now, what do you mean by external funds? External funds मतलब ऐसा नहीं है कि equity is internal fund and debt is external fund, ऐसा नहीं. No. What is external fund and what is internal fund? ये समझते हैं पहले। इंटरनल फंड मतलब रिटेंशन। एवरी ईयर कंपनी इज अर्निंग सम प्रॉफिट्स, हर साल कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स कमाता है, बराबर है। समझो 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का अर्निंग है, उसमें से 40 रुपया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, समझो 100 रुपये में से 40 रुपया डिविडेंड दे दिया। अब 40 रुपया डिविडेंड दे दिया, वो पे आउट है, लेकिन बाकी का जो 60 रुपीज है वो रिटेंशन है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब सवाल उठता है कि ये रिटेन्ड अर्निंग जाता किधर है। ऑफकोर्स हम बैलेंस शीट में लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वो तो अकाउंटिंग है, वो छोड़ो, लेकिन ये रिटेंशन, ये जो पैसा हमने शेयर होल्डर को नहीं दिया, ये पैसा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है, ये है इंटरनल फंड, दिस इज इंटरनल फंड। तो ये पैसा वापस री इन्वेस्ट हो रहा है, दिस इज इंटरनल फंड। तो इंटरनल फंड क्या है, रिटेंशन, जो हर साल कंपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिटेन करता है। तो सर एक्सटर्नल फंड क्या है, एक्सटर्नल फंड मतलब नया पैसा। अब वो नया फंड्स इक्विटी से भी हो सकता है, डिवेंचर से भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब डेट, इंटरनल मतलब इक्विटी, ऐसा नहीं है। इंटरनल फंड इज इंटरनली जनरेटेड मनी, दैट इज रिटेंशन। एक्सटर्नल फंड मतलब नया पैसा, सिंपल। वो नया पैसा इक्विटी भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है, क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि आने वाले साल में सेल्स बढ़ने वाला है। सेल्स 20% बढ़ेगा मतलब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा मतलब तुमको और पैसा चाहिए। तो बाहर से एक्सटर्नल फंड, बाहर से कितना पैसा उठाओगे मार्केट से, ये सवाल है। ओके, डिटरमाइन द मोड ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। तो नंबर 1 कितना फंड्स चाहिए, नंबर 2 वो फंड्स कहां से लाओगे। ओके, गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, कुछ कंडीशन दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। करंट रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1.33, ratio of fixed assets to long-term loan should be 1.5. Long-term debt to equity should not exceed 1.05. कुछ conditions है, वो conditions satisfy होनी चाहिए। The funds are raised in the order of short-term bank borrowings, long-term loans and equities. Okay, question क्या है कि आने वाले साल में तुम्हारा सेल्स बढ़ने वाला है, पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो बाहर से मार्केट से कितना रुपया उठाओगे। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि बैलेंस शीट में ऐसे कौन से फंड्स हैं, एक्सटर्नल फंड्स। फॉर एग्जांपल इक्विटी, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल अभी 200 है, तुम नया इक्विटी कितना इश्यू करोगे, ये सवाल है। रिजर्व्स, अगर रिजर्व्स बढ़ता है तो वो एक्सटर्नल फंड नहीं होगा, वो तो मैंने बताया इंटरनल फंड होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट लोन, ये बाहर के फंड्स हैं, ये बाहर के फंड्स हैं। अगर शॉर्ट टर्म लोन बढ़ता है, लॉन्ग टर्म लोन बढ़ता है, मतलब ये एक्सटर्नल फंड है। ओके, तो सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन क्या है, सुनो, डोंट कॉपी, ये तुमको बाद में कॉपी करना है, अभी नहीं करना है, वेट। स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल फंड, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग मतलब 31/3/2007 जो बैलेंस शीट तुमको दिया हुआ है, बराबर।
और प्रपोज्ड या प्रोजेक्टेड लिख सकते हैं, प्रोजेक्टेड 31/3/2008 31/3/2008 इज द ईयर विच इज येट टू कम। अभी जो साल खत्म हुआ वो 31 मार्च 2007 है, बराबर। अच्छा, और ये है तुम्हारा एक्सटर्नल फंड। समझो मेरी बात, सबसे पहले तो एक्सटर्नल फंड में क्या क्या आ सकता है। देखो, इक्विटी अभी 200 है, अभी इक्विटी 200 है, देखो, ओके, रुपीज इन लैक्स। लेकिन आने वाले साल में इक्विटी अगर अगर मैंने ऐसे ही लिखा है, ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे रफली लिख रहा हूं। समझो 200 का 250 हो जाता है, तो 50 का नया इक्विटी इशू करना पड़ेगा, कीपिंग इनटू माइंड ऑल दी कंडीशंस गिवन है, रिमेंबर। तो 50 है ना, 50 वो एक्सटर्नल फंड है, ओके। और क्या है, रिजर्व्स अगर बढ़ता है तो वो इंटरनली जनरेटेड मनी है, वो एक्सटर्नल नहीं है। और क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, अभी लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 360 है। अज्यूम करो वो 400 हो जाता है, सपोज। सर कैसे होगा वो सोचेंगे बाद में, लेकिन अगर 400 हो जाता है तो वो 40 है ना, 40 ये एक्सटर्नल फंड है, मतलब 40 का नया लोन कंपनी लेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। सर क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स लोन थोड़ी है, उल्टा हमको पे करना है उसको, हमने उससे माल खरीदा है, वो लोन में नहीं आएगा, वो फंड्स में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म लोन है 200, ओके। और ये समझो हो जाता है 260, तो 60 इज द एक्सटर्नल फंड। इसका टोटल अज्यूम करो ये कितना है, 150, 150 उसने पूछा है, दिस इज अ क्वेश्चन। ये फिगर्स तो मैंने ऐसे ही लिखा है, तो ये उसने पूछा है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि आने वाले साल में ये इक्विटी, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन नया कितना रेस होगा। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इज द क्वेश्चन क्लियर? रेज योर हैंड्स। ओके, चलो, क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए पहले। सो ये एक्सटर्नल फंड होगा। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे फाइंड करें। अब क्या होगा, देखो, तुम्हारा सेल्स बढ़ने वाला है, सेल्स बढ़ेगा तो सारे फिगर्स अफेक्ट होते हैं। सेल्स बढ़ेगा मतलब पूरा बिजनेस बढ़ने वाला है। रिमेंबर, सेल्स बढ़ेगा तो तुमको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा डालना पड़ेगा। योर बिजनेस इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो डे टू डे एक्टिविटीज में पैसा भी डालना पड़ता है, ओके। तो सेल्स बढ़ने से, बिजनेस बढ़ने से वी नीड टू इंट्रोड्यूस मोर फंड्स, करेक्ट। और वो मोर फंड्स जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी हो सकता है। अब जरा देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो लास्ट ईयर के करंट एसेट्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल स्टॉक है, डेटर्स है, कैश बैंक है, क्या ये सब अफेक्ट होगा? ऑफकोर्स अफेक्ट होगा, ऑफकोर्स अफेक्ट होगा। लिसन, पे अटेंशन। देखो, अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ता है बाय 20%, जैसा इधर क्वेश्चन में लिखा है, अरे तो परचेज भी तो बढ़ेगा। तुम ज्यादा परचेज करोगे तो ही सेल कर पाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ही सेल्स बढ़ेगा। लेकिन सर परचेज एग्जैक्टली 20% बढ़ेगा, पता नहीं, बोल नहीं सकते, वी डोंट नो, कुछ नहीं लिखा है। तो हमारा अजम्पशन ये होगा कि अगर सेल्स 20% बढ़ता है तो परचेज, प्रोडक्शन भी 20% के आसपास बढ़ेगा, ये अपना अजम्पशन है। अच्छा, सेल्स बढ़ेगा तो डेटर्स बढ़ेगा। सर डेटर्स कैसे बढ़ेगा? अरे ऑब्वियस है, तुम 100 रुपए का माल बेचते थे तो 100 रुपया रिसीवेबल था, अभी तुम 120 रुपए का माल बेचोगे तो 120 रुपया रिसीवेबल होगा ना, तो डेटर तुम्हारा 20% बढ़ेगा। अब तुम आर्ग्यू करोगे सर अगर कैश सेल्स हुआ तो, अरे ये सब आर्ग्यू मत करो, अपना नॉर्मल अजम्पशन ये होता है कि सेल्स क्रेडिट है, ठीक है। वैसे तो कैश सेल्स भी हो सकता है सर, हो सकता है, मैंने कब ना बोला, लेकिन कुछ नहीं बोला है, तो अपना नॉर्मल अजम्पशन ये होता है कि सेल्स अगर 20% बढ़ता है तो तुम्हारा डेटर भी 20% बढ़ेगा। सर कुछ और परसेंटेज दिया है तो हम लेंगे ना, मैंने कब ना बोला, बराबर है। अगर कुछ और दिया है तो हम लेंगे, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, 20%। अच्छा, सेल्स बढ़ गया, डेटर बढ़ेगा। सिमिलरली परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर बढ़ेगा भाई, तुम ज्यादा परचेज करोगे तो ज्यादा पेएबल होगा। 100 रुपए का माल खरीदते थे, 100 रुपया क्रेडिटर था, अभी 120 रुपए का माल खरीदोगे तो 120 होगा। अच्छा, सेल परचेज बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ेगा,
तुम्हारा परचेज सेल बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो गोडाउन में स्टॉक रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो स्टॉक विल इंक्रीज बाय 20%। कुछ नहीं बोला इसलिए 20%, ठीक है। अच्छा, लेकिन जरा सोचो, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। एग्जाम्पल समझो, वेजेस, प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेजेस बढ़ेगा, वर्कर, तुम या तो तुम नए वर्कर अपॉइंट करोगे या वही वर्कर से ओवर टाइम करवाओगे। अरे किसी भी हालत में वेजेस का फिगर तो बढ़ेगा। अब वेजेस बढ़ेगा तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ेगा, बराबर, सब कुछ कनेक्टेड है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस या एक्सपेंसेस वो भी बढ़ेगा बाय 20%। सर एग्जैक्टली 20% जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं लिखा है तो हम बढ़ाएंगे। अरे आर्ग्यू कर सकते हैं, सर फिक्स कॉस्ट होगा तो? फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगा। हाँ बराबर है, नहीं बढ़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को सेम नहीं रख सकते, वो इलॉजिकल है। ओके, तो हम उसको 20% बढ़ाते हैं, बराबर। सिमिलरली कैश बैंक रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। अरे पूरे वर्किंग कैपिटल को फर्क पड़ता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर सारे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी आते हैं। So unless otherwise specified in the question, we will assume कि ये डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैश बैंक, ये सब 20% से बढ़ेगा, ये अपना अजम्पशन है। बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, ये लॉजिकल है। लेकिन एग्जैक्टली 20% बढ़ेगा, पता नहीं, नहीं लिखा है तो हम 20% बढ़ाएंगे। ओके, तो अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, हाँ वो मैंने कर दिया देखो। लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स, अब इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट है। देखो, अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो क्या फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेगा? इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट कि हम ये अज्यूम करें कि कंपनी के पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स अभी है, मशीन्स है, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, मतलब 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर सेल्स को बढ़ाओगे, प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, तो भाई नया मशीन तो लेना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास मशीन की कैपेसिटी खत्म हो गई। अगर हम ये अज्यूम करें तो फिक्स्ड एसेट्स में एडिशन होगा, नया मशीन लेना पड़ेगा। सेल्स बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो नया मशीन लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन 100% यूटिलाइज्ड है। अगर ये अज्यूम करें तो हम लोग फिक्स्ड एसेट को 20% बढ़ा सकते हैं, तो हम फिक्स्ड एसेट को 20% बढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन, हम ये अज्यूम करें कि फिक्स्ड एसेट्स अंडर यूटिलाइज्ड है। अभी जो फिक्स्ड एसेट्स तुम्हारे फैक्ट्री में है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब तुम अगर सेल्स बढ़ाओगे तो तुमको फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदना पड़ेगा, वही फिक्स्ड एसेट्स तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इट्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, बराबर है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया वही करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हम 20% बढ़ाएंगे, हम फिक्स्ड एसेट्स को 20% इंक्रीज करते हैं और नोट लिख देंगे। क्या नोट लिखेंगे पता है? वी आर अज्यूमिंग दैट एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स आर 100% यूटिलाइज्ड। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए मशीन की जरूरत पड़ेगी, ये मानकर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को 20% बढ़ा सकते हैं। सर ये सब क्यों बढ़ा रहे हो? अरे तुम्हारा बिजनेस बढ़ने वाला है, सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल, यू मे नीड टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उसके लिए पैसा चाहिए। तो बाहर से कितना पैसा उठाओगे, वही तो क्वेश्चन है, बराबर है। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे हम, पता है, ये बैलेंस शीट तुमको दिया है वो 2007 का है, करेक्ट। हम एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं 2008 का, 2008 का एक बैलेंस शीट बनाते हैं प्रोजेक्टेड। ओके, उसके अंदर डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, ये सब 20% बढ़ाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को 20% बढ़ाते हैं, और कुछ रेशियोज दिया है देखो ना उसने, वो सारे कंडीशंस डालकर चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कितना आता है, लॉन्ग टर्म लोन कितना आता है, शॉर्ट टर्म लोन कितना आता है, ये हमको बैलेंस शीट से पता चलेगा।
तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं 10 लाइन का। लेट अस प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ 10 लाइंस। ये अभी कॉपी मत करना, ये लास्ट में कॉपी करना। यू कैन कॉपी दिस एट द एंड। ठीक है, चलो एक बैलेंस शीट बनाओ 10-12 लाइन का। चलो स्टार्ट करें। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड एज ऑन 31/3/2008। तुमको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है वो 2007 का है, वो 2007 का है। ओके, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो लायबिलिटी नहीं, पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 500, वो लास्ट ईयर क्या हमने क्या अज्यूम किया, नोट लिखेंगे, वी हैव टू राइट अ नोट, बराबर। हमने क्या अज्यूम किया, फिक्स्ड एसेट्स 20% बढ़ेगा। चलो राइट डाउन, फिक्स्ड एसेट्स 20% इंक्रीज। लास्ट ईयर का फिक्स्ड एसेट्स था 500 रुपीज इन लैक्स, लिख दो ऊपर, प्लस 20% दैट इज 600 लैक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देन स्टॉक, डेटर, कैश बैंक, तीनों को हम 20% बढ़ाते हैं। स्टॉक 20% इंक्रीज, कितना है अभी स्टॉक, 300 प्लस 20% 360। डेटर्स, डेटर्स अभी है 240 प्लस 20% 288। और कैश बैंक, कैश बैंक अभी कितना है 60 प्लस 20% 72। ऑल थ्री वी आर इंक्रीजिंग बाय 20%। कितना आता है टोटल, जरा देखो बताओ, व्हाट इज द टोटल। $720। ओके, चलो 720। नाउ ऑन योर लायबिलिटी साइड, शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटीज में आएगा। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन, क्या हम शॉर्ट टर्म लोन को 20% बढ़ा दें? शॉर्ट टर्म लोन 20% बढ़ाए क्या? देखो लोन हमने लिया होगा बैंक से, अगर तुम तुम्हारा सेल्स 20% बढ़ाओगे तो क्या बैंक सामने से 20% लोन देने वाला है? नहीं। अरे तुम लोन लोगे तो वो देगा ना। ये सुनो, लिसन, ये सब ऑटोमेटिक इफेक्ट है, समझो तुम। सेल्स अगर बढ़ेगा तो डेटर तुमको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बढ़ता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सेल्स बढ़ेगा तो रिसीवेबल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस बढ़ेगा। तो ये सब ऑटोमेटिक है, फिक्स्ड एसेट ऑटोमेटिक नहीं है। फिक्स्ड एसेट का हमने अजम्पशन किया, लेकिन ये बाकी सब तो अपने आप बढ़ने वाला है। शॉर्ट टर्म लोन थोड़ी अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो तुमने अगर समझो सेल्स बढ़ा दिया तो बैंक सामने से तुमको 20% लोन देगा, ले लो, ऐसा नो, यू हैव टू टेक अ लोन। इफ यू टेक अ लोन तो वो बढ़ेगा।